हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 6 की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया था। आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर के अनुप्रयोग। यानी ये जो पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या काम में आती है, इसके अनुप्रयोग क्या है ना। या फिर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर के अनुप्रयोग को समझाइए। यानी अगर आपको मैंने बोला आपको किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात करनी है, तो उसमें ये पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर आपके लिए कैसे उपयोगी बनेगी, ये कैसे काम करेगी, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के नोट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण वाला टॉपिक देख सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर के अनुप्रयोग। सबसे पहले थ्योरी लिखी है, वे स्पेक्ट्रा जो पराबैंगनी प्रकाश से प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण और फोटोग्राफ सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर होती है, उनसे हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है उनका फोटोग्राफ हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर देखते हैं, उसका जो फोटोग्राफ होता है वो हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है और हम उस फोटोग्राफ को प्रिंटर की हेल्प से निकाल सकते हैं और आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हैं। आगे लिखा है, कार्बनिक यौगिकों के भारात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन के लिए दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमीटर के अनेक अनुप्रयोग है, जो इस प्रकार है। अब जो कार्बनिक यौगिक है उनका अगर हमें भारात्मक और गुणात्मक अध्ययन करना है, भारात्मक यानी वजन के लिए वेट कितना है, अणुभारित कितना है ना, और गुणात्मक यानी हमें उसके गुण देखने हैं, उसकी विशेषताएं देखनी है, तो इन दोनों के लिए ही पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर के अनेक अनुप्रयोग है, जो हम नीचे समझा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है वो देखेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक की पहचान, है ना। अब देखते हैं किसी कार्बनिक यौगिक की पहचान करने में पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर हमारी कैसे मदद करती है। तो थ्योरी लिखी है, किसी यौगिक का स्पेक्ट्रम उस पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। किन्हीं भी दो यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान कभी भी एक समान नहीं होता है। यह गुण उन पदार्थों को पहचानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है, किसी में भी लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है वो कभी भी समान नहीं आती है ना। इससे मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। जैसे दो व्यक्ति है ना, मान लिया एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। दोनों व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। ये आपको पता होगा कि किसी भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट समान नहीं होते हैं, है ना। उसी टाइप से यूवी यानी पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए कभी भी समान नहीं होती है। इसी का उपयोग करके हम उन दोनों की पहचान कर सकते हैं या उन दोनों में विभेद कर सकते हैं। तो यही थ्योरी में लिखा है। आगे लिखा हुआ है, रासायनिक साहित्य में अनेक यौगिकों के मानक स्पेक्ट्रम मौजूद है, जिसमें अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम को मिलान करके दोनों यौगिक में विभेद कर उसकी पहचान की जा सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रासायनिक साहित्य में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने पहले से हमें कुछ मानक स्पेक्ट्रम दे रखे हैं। मानक स्पेक्ट्रम यानी ऐसी कुछ टेबल्स हमें दे रखी है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने आप लोगों को बोला कि आपको इस कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी है। तो आप क्या करोगे, ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका पराबैंगनी स्पेक्ट्रा प्राप्त करोगे। तो ये आपका पराबैंगनी स्पेक्ट्रा आया। ये कौन सा था, मानक वाला जो हमें साइंटिस्ट ने दिया है, और ये कौन सा था, हमारा वाला जो हमने प्रैक्टिकल से निकाला है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करके हमें पता चलता है कि हमको जो यौगिक मिला है वो कौन सा यौगिक है या उसमें कौन से गुण है। तो इसी तरह से ये थ्योरी में यही बात लिखी हुई है कि रासायनिक साहित्य में अनेक यौगिकों के मानक स्पेक्ट्रम मौजूद है, जिसमें हमें जो अज्ञात यौगिक मिला है हम मानक स्पेक्ट्रम से उसे मिलान करके उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम यूवी यानी पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करके हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों के बारे में पहचान कर सकते हैं।
तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में तो आप इस वीडियो को वापस से रिप्ले करके देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। अब क्या करना है, किसी यौगिक के अणुभार के निर्धारण में, है ना, अगर मैंने आपको कोई यौगिक दे दिया, मान लिया ये आपका कोई यौगिक है और मैंने बोला इस यौगिक का अणुभार निकालो, तो इस यौगिक के अणुभार का निर्धारण करने के लिए भी हम यूवी यानी पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अज्ञात पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने के लिए विलय का 1% विलयन बनाया जाता है ना। मैंने आपको जो यौगिक दिया है ना, ये यौगिक जो आपको मिला है, जो मैंने आपको दिया है, इसका आपको 1% विलयन बनाना है। क्लियर। इसकी सांद्रता 10/m होती है। सांद्रता कितनी रखनी है हमें? 10/m रखनी है। m क्या है? पदार्थ का अणुभार है, ये हमें थ्योरी में लिखा हुआ है। सेल की लंबाई 1 सेंटीमीटर ली जाती है, यानी जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में सेल की लंबाई 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। विलयन के अवशोषण से लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात कर ली जाती है तथा समेशन भी ज्ञात कर लिया जाता है और फिर निम्न सूत्र का प्रयोग करके अणुभार ज्ञात किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमें विलयन मिला है इसका 1% बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका 1% बनाएंगे। इसकी सांद्रता हमें रखनी है 10/m। m जो है इसका अणुभार है। ठीक है। इसके अलावा हमको सेल की लंबाई कितनी रखनी है? 1 सेंटीमीटर रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इस विलयन को, ये जो 1% का हमने विलयन बनाया है, इसे रखेंगे हम स्पेक्ट्रोमीटर में। ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में रखने से हमें काई की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा मैक्सिमम और समेशन। ये दो वैल्यू हमें अवशोषण से मिलेगी। ये दोनों वैल्यू पता होने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? अणुभार प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमेट्री ने 2 चीज़ें दी। कौन कौन सी? एक तो दिया हमें लैम्डा मैक्सिमम और दूसरा दिया हमें समेशन, और इन दोनों का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? अणुभार। देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, m = 10 समेशन अपॉन a, यानी यहाँ पर समेशन और यहाँ नीचे a की जगह पर हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू रख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? किसी भी पदार्थ का अणुभार या किसी भी यौगिक का अणुभार। तो इस तरह से पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके हम किसी भी यौगिक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अगला है हमारा ज्यामितीय समावयवी की पहचान, है ना। आगे लिखा है, यूवी स्पेक्ट्रम में सीस और ट्रांस समावयवों में विभेद किया जा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि ट्रांस समावयवी उच्च तरंग दैर्ध्य पर, सीस समावयवी निम्न तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होता है। इस प्रकार इनमें विभेद किया जाता है। देखो, ट्रांस समावयवी और सीस समावयवी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। ट्रांस में क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, हाइड्रोजन भी एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस समावयवी। इसकी जगह पर ऐसा हो जाए कि दोनों क्लोरीन एक साइड और दोनों हाइड्रोजन एक साइड हो जाए, है ना। दोनों क्लोरीन 90 डिग्री पर है और दोनों हाइड्रोजन भी 90 डिग्री पर है, तो इसे हम बोलते हैं सीस समावयवी। क्या बोलते हैं? सीस समावयवी। अब हमें बताना है कि जो ट्रांस समावयवी और सीस समावयवी है, इन दोनों की पहचान हम किससे कर सकते हैं? यूवी यानी पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमेट्री से कर सकते हैं। अब कैसे करोगे? तो जो ट्रांस समावयवी है, जब हम उसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो वो हमें उच्च तरंग दैर्ध्य पर मिलेगा, जबकि जो सीस समावयवी है उसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो वो कहाँ मिलता है? निम्न तरंग दैर्ध्य पर। तो समझ में आ जाएगा हमको, अगर ज़्यादा पे मिलेगा तो ट्रांस हो जाएगा, कम पे मिलेगा तो वो सीस हो जाएगा। इस तरह से हम यूवी यानी पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रयोग करके सीस और ट्रांस में अंतर प्राप्त कर सकते हैं। देखो नीचे उदाहरण दिख रहा होगा आपको टेबल में, यहाँ लिखेंगे यौगिक, यहाँ सीस समावयवी, ट्रांस समावयवी। जैसे स्टील बीन है, अगर हमको पता करना है कि स्टील बीन में सीस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, तो सीस जो होगा वो हमको 268 नैनोमीटर पर मिलेगा और ट्रांस जो होगा वो हमको 272 नैनोमीटर पर मिलेगा, यानी 268 और 272 पर। सिनेमिक अम्ल, इसका स्पेक्ट्रा अगर देखोगे तो सिनेमिक अम्ल में आपको सीस 278 पर मिलेगा और ट्रांस हमको 294 पे मिलेगा।
तो इससे हमको पता चल जाएगा कि स्टेबलिन में या सिनेमिक अम्ल में जो कम पे मिलता है वो सिस होता है और जो ज़्यादा पे मिलता है वो ट्रांस होता है। तो ये टेबल भी आपको एग्जाम में बनानी है। इस तरह से हमने 3 अनुप्रयोग देख लिए जिसमें हमने पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग जाना कि ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट अनुप्रयोग के नाम से भी आ सकता है या फिर इस तरह से पर्टिकुलर हेडिंग से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किस तरह से हम पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमेट्री से समावयवों की पहचान कर सकते हैं, किस तरह से किसी कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इस तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।